स्वामी विवेकानंद मेडिटेशन पिरामिड से मैं लीना भारती आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, मैं जो आज आपसे बुक शेयर करने जा रही हूँ वो द अनटेथर्ड सोल है, माइकल ए सिंगर द्वारा लिखी गई। इस बुक को शेयर करने से पहले मैं कुछ ऑथर के बारे में बताना चाहूँगी। 1970 में माइकल फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स में पीएचडी कर रहे थे। एक दिन अचानक अपने दोस्त से बात करते हुए उन्हें ये एहसास होता है कि जो उनके अंदर सेल्फ टॉक चल रही है या जो उनके थॉट्स हैं या जो वो किसी से बोल रहे हैं, वो उस आवाज़ को सुन सकते हैं। धीरे धीरे चेतना का ये आभास उनमें गहरा होता गया। तो उन्होंने फिर मन बनाया कि वो एकांत में जाके ध्यान करेंगे और मेडिटेशन करेंगे। कुछ देर मेडिटेशन करने के बाद उन्होंने ये महसूस किया कि जो मेरी लाइफ है वो मेरे फियर्स और डिज़ायर्स पे चल रही है, डिपेंडेंट है उन पे कि अगर कोई सिचुएशन मेरी लाइफ में मेरे मन मुताबिक होती है तो मैं खुश हो जाता हूँ, अदरवाइज़ मैं दुखी हो जाता हूँ, तो मैं आज़ाद नहीं हूँ। तो फिर उन्होंने ये चाहा कि मेरे अंदर जो ये सेल्फ टॉक चलती रहती है ये शांत होनी चाहिए, मुझे शांति चाहिए। कुछ साल उन्होंने मेडिटेशन किया और फिर एक अपने आप से वो कमिटमेंट करते हैं कि यूनिवर्स मुझे जो भी सिचुएशन देगा मैं सच उसे एक्सेप्ट करूँगा। टोटल सरेंडर कर देते हैं यूनिवर्स के आगे। और जब वो ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं, तो वो देखते हैं कि उनकी लाइफ में बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मिराकुलस चीज़ें हुई। फिर 1975 में वो टेम्पल ऑफ यूनिवर्स एक सेंटर बनाते हैं जो कि एक योग और ध्यान का केंद्र है, जहाँ पे हर तरह के रिलीजियस स्पिरिचुअल बुक्स रखी हुई हैं और हर रिलीजन का व्यक्ति वहाँ जा सकता है। उन्होंने अपना योगदान शिक्षा के क्षेत्र में, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, कला के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में बहुत भरपूर उनका योगदान रहा। और उनकी जो एक जर्नी, जो एक यंग स्पिरिचुअल सीकर से शुरू होके जो अकेला जंगल में रहता था, से कंपनी के सीईओ बनने तक, उन्होंने अपनी ये पूरी जर्नी एक बुक में लिखी, द सरेंडर एक्सपेरिमेंट। अनटेथर्ड सोल में वो बताते हैं कि अगर हम अपनी लाइफ को, अपनी जो भी लाइफ हमें सिचुएशंस प्रोवाइड करती है उसे टोटली एक्सेप्ट करते हैं, तो लाइफ अपने आप में एक वंडरफुल अमेजिंग टीचर है, एक हाईएस्ट स्पिरिचुअल पाथ है जो हमें मुक्ति के मार्ग पे ले जा सकता है, हमें अपनी चेतना में स्थित कर सकता है। वो बताते हैं कि हमारे अंदर चेतना में एक इन्फिनिट सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि हर एक के लिए इक्वली अवेलेबल है। लेकिन जब लाइफ की कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसे हम पसंद नहीं करते, तो हम उस सिचुएशन को जब अपने से गुजरने नहीं देते, तो ये जो हमारे अंदर एनर्जी है उसका फ्लो भी रुक जाता है। इस बुक में उन्होंने बहुत ही सहज और सरल ढंग से कि कैसे हमें अपने अंदर के उस पोटेंशियल को एक्सप्लोर करना है, ये जो एनर्जी का फ्लो है हमेशा हमारे अंदर बना रहे और हम हमेशा एक खुशी, एंथुसियाज्म से भरे रहें। और ये जब फ्लो एनर्जी का इतना ज़्यादा हो जाता है तो हम ना केवल खुद खुशी से भरे रहते हैं, बल्कि हम दूसरों के लिए भी एक सोर्स ऑफ लाइट बन जाते हैं। तो ये चीज़ कि कैसे हमें उस इनर एनर्जी को कभी भी अपने अंदर बहने से नहीं रोकना, वो बहुत ही एक सिंपल सहज एग्जांपल से उन्होंने इस बुक में समझाया है। इस बुक में वो शुरुआत करते हैं द वॉइस इनसाइड योर हेड, कि हमारे मन के अंदर एक सेल्फ टॉक, एक इंटरनल डायलॉग, एक वार्तालाप जो हमेशा चलता रहता है, उसे वो योर इनर रूममेट का नाम देते हैं, कि जो हमेशा आपके साथ रहता है और कभी चुप नहीं होता। हम जो भी अपनी सेंसेस के थ्रू परसीव करते हैं, तो हमारे अंदर एक
इंटरनल डायलॉग शुरू हो जाता है, ये सही है, ये गलत है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। माइकल कहते हैं कि ये डायलॉग दुनियावी चीज़ों के लिए भी हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी के लिए भी हो सकता है। वार्तालाप वार्तालाप ही है। और जब हम ये जान जाते हैं कि कैसे ये हमारा जो इनर रूममेट है, ये हमारी जो सेल्फ टॉक है, हमारे जीवन को कंट्रोल कर रही है, तो हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए रेडी हैं। फिर वो कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं। कहते हैं अगर आपने अपने इस इनर रूममेट से मिलना है तो कभी जब आप शॉवर लेते हो तो इससे मिलिए। आप देखोगे ये कॉन्टिन्यूसली टॉक करते ही जा रहा है और एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पे उछलता रहता है। कभी एक बात सोचता है, फिर एकदम दूसरी सोचने लग जाता है। और अगर आप चाहते हो कि इसे ये चुप हो जाए, तो ये आपके बस में नहीं है इसे चुप कराना। और आप डांटते हो तो आप देखते हो कि एक आवाज़ ही दूसरी आवाज़ को डांट रही है। फिर अगर कभी आप गुस्से में हो, किसी स्ट्रेस में हो, या आप में कोई डिज़ायर पैदा हुई है, डर है, नर्वसनेस है आप में, तो ये आवाज़ बहुत ही एक्टिव हो जाती है। ये जो आपका इनर रूममेट है बहुत तेज़ी से बातें करना शुरू कर देता है। वो इसलिए कि इन इमोशंस के कारण जो एनर्जी आपके अंदर बिल्ट होती है, आप उसे रिलीज़ करना चाहते हो, तो आप सेल्फ टॉक के ज़रिए उसे रिलीज़ करते हो। कई बार हम सेल्फ टॉक करते हैं, उससे हमें कंफर्टेबल फ़ील होता है। बाहर की अगर हम एनवायरनमेंट को नहीं बदल सकते, तो बेसिकली जो मन है अपने अंदर बाहर की जो सिचुएशंस है उन्हें रिक्रिएट करता है। फिर हम अपने माइंड में रहते हैं, तो हमें वहाँ थोड़ा कंफर्टेबल लगता है, हमें शक्ति का अनुभव होता है जब हम अपने माइंड में रहते हैं। तो इसकी वो एक एग्जांपल देते हैं कि सपोज़ आप ठंड में जा रहे हो रात को, अब आपको ठंड लग रही है, आप ही तो हो जो महसूस कर रहे हो ठंड है, लेकिन फिर भी आपका इनर जो रूममेट है वो कहेगा बहुत सर्दी है, चलो कोई बात नहीं, थोड़ी दूरी घर है, अभी पहुंच जाएंगे। अब बाहर के टेम्परेचर को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जब आप ये सेल्फ टॉक करते हो कि अभी थोड़ी दूरी घर है, तो आप थोड़ा बेटर फील करते हो। तो इसलिए भी हम सेल्फ टॉक करते हैं। कई बार वो कहते हैं कि हम टोटली इंजॉय करना चाहते हैं, रिलैक्स मूड में होते हैं, लेकिन ये हमारा जो इनर रूममेट है हमें बैठने ही नहीं देता टिक के। ये जो भी कहे हमें अटेंशन देनी ही पड़ती है। अब हम बैठ के टीवी देख रहे हैं, अचानक से ये कहेगा ऊपर सीढ़ियों की लाइट चेक कर लो, कहीं जल तो नहीं रही। अभी नहीं, अभी तो बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम आ रहा है, इसे देख के जाऊँगा, लेकिन तब तक बिल बहुत आ जाएगा। अभी इसके बाद एक और प्रॉब्लम इसके लिए खड़ी हो जाती है, पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा है, लेकिन ड्राइव करके बहुत दूर जाना पड़ेगा, फिर मैं क्या खाऊं, मुझे तो भूख लगी है। तो हम देखते हैं ऐसे मेंटल डायलॉग्स हमारे अंदर चलते ही रहते हैं। कितनी भी मुसीबत ये हमारे लिए खड़ी करे, कितना भी गलत प्रूव हो जाए, लेकिन हम फिर भी इस पे विश्वास करते हैं। इसके वो एग्जांपल देते हैं कि सपोज़ आपका बर्थडे है और आपकी गर्लफ्रेंड का फ़ोन नहीं आया शाम तक। अब ये आपका इनर रूममेट आपको कहेगा कि उसे तो आपकी परवाह ही नहीं है, वो आपसे प्यार ही नहीं करती। अब अगर उसका फ़ोन आए तो उठाना नहीं है। अब शाम को आपको पता चलता है कि वो आपके लिए एक सरप्राइज़ पार्टी अरेंज कर रही थी और आपको सरप्राइज़ देने के लिए उसने फ़ोन नहीं किया। तो यही इनर रूममेट आपका कहेगा वो कितनी अच्छी है। जबकि आप भूल जाते हो कि सुबह जो आपने इसने आपको एडवाइस दी और उस कारण आपने सारा दिन सफ़र किया, आप फिर भी इसकी बात मानते हो। तो माइकल कहते हैं कि जब आप इस आवाज़ को सुनते हो, तो इसका मतलब आप ये आवाज़ नहीं हो, आप वो हो जो इस आवाज़ को सुन रहा है। तो माइकल ने जो इस आवाज़ को सुन रहा है उसे सब्जेक्ट कहा है, और जो भी ये देख रहा है, सुन रहा है, उस चीज़ को ऑब्जेक्ट कहा है। ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, चाहे वो बाहर की कोई सीनरी है, कोई बिल्डिंग है, या हमारे अंदर की डिस्टर्बेंसेस है। उसमें कोई भी फीलिंग हो सकती है, जेलसी की, हेट्रेड की, पॉजेसिवनेस की, कुछ भी हो सकता है। वो ये सब ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे लिए। तो ऑब्जेक्ट्स बदलते रहते हैं, सीन्स बदलते हैं, सिचुएशंस बदलती हैं, फीलिंग्स बदलती हैं। कभी हम
खुशी महसूस करते हैं, कभी हम दुखी होते हैं, लेकिन जो देखने वाला है, वो जो सब्जेक्ट है, वो हमेशा वहीं रहता है, एक चेतना के रूप में, एक अवेयरनेस के रूप में, वो आप हो। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, इसका मतलब क्या है कि हमारा फोकस हमारी ऑब्जेक्ट पे है, साथ साथ ये अवेयरनेस भी है कि हम उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। तब हम अपनी चेतना में स्थित हैं। अगर कोई फीलिंग हमारे मन में बहुत ज़्यादा देर तक आती रहती है, सपोज़ हम बहुत देर तक उदास रहते हैं, तो हम सोचते हैं कि हम उदास व्यक्ति हैं। जबकि होता ये है कि हमारा जो इनर रूममेट है, वो बार बार ये थॉट्स को हमारे लिए पिक कर रहा है, तो हम सोचते हैं हम ऐसे हैं। उन्होंने कहा कि जब आप अपने थॉट्स को अवेयरनेस के साथ वॉच करते हो, उनके पीछे हो, तो आप अपने असली घर में हो, आप अपनी सीट ऑफ कॉन्शियसनेस में हो, जब आप पीछे रह के अपने सारे थॉट्स एंड इमोशंस को देख रहे हो। और जो चेतना है वो प्योर और इम्प्योर नहीं होती, उसकी कोई क्वालिटी नहीं होती, वो सिंपली एक अवेयरनेस है जो निरंतर बहती रहती है। एग्जिस्टेंस की एक निरंतर कॉन्टिन्यूस अवेयरनेस, जो आपके बचपन की साक्षी थी, जिसने आपके बचपन को देखा, जो आप जब आप सपना देखते हो, जो इसकी साक्षी है। जब आप गहरी नींद में सोते हो, जब कोई विचार नहीं होता, जो ये जानती है कि आप गहरी नींद में सोए और तब कोई विचार नहीं था, जो उसकी साक्षी है, वह आप हो। तो माइकल कहते हैं कि इस अवेयरनेस का होना, कि मैं अपने थॉट्स और इमोशंस नहीं हूँ, बल्कि मैं उसे वॉच कर रहा हूँ, ये अवेयरनेस ही हमें एक ऐसी दहलीज पे लाके खड़ा कर देती है जहाँ से एक बहुत ही सुंदर इनर जर्नी की शुरुआत होती है। चेतना की क्वालिटी है कि वो कहीं पे भी फोकस हो जाती है। जब एक टीचर कहता है फोकस ऑन व्हाट आई एम सेइंग, उस तरफ ध्यान दो जो मैं कह रहा हूँ, तो उसका मतलब ये है कि आप जो मैं कह रहा हूँ उस तरफ अपनी चेतना को फोकस करो। अब हम सब जानते हैं कैसे करना है, ये बहुत ही इंट्यूटिव एंड नेचुरल है, किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाया जाता। तो हमें पता है कि चेतना है, बट उसकी नेचर के बारे में बात नहीं होती। तो माइकल कहते हैं कि अगर हमें चेतना को समझना है तो हम अपने लाइफ के डेली एक्सपीरियंसेस से इसे समझ सकते हैं। जब हम पढ़ते पढ़ते कभी अचानक विचारों में खो जाते हैं, तो इसका मतलब है हमारी चेतना विचारों पे फोकस हो गई और हम उसमें गुम हो गए। हमारी चेतना कैसे संसार में गुम होती है, इसकी वो एक एग्जांपल देते हैं कि सपोज़ आप टीवी देख रहे हो। अब टीवी में वो आपको बहुत पसंद आया कोई सीरियल, तो टीवी में एक साइट एंड साउंड की सिंक्रोनाइजेशन होती है, जिससे कारण आप पूरी तरह लॉस्ट हो जाते हो जब टीवी देखते हो। अब सपोज़ आप लॉस्ट हो गए, उसमें बिल्कुल अब्जॉर्ब हो गए हो, तब तक जब तक कि आपको कोई हिला ना दे, तब आपको पता चलता है कि मैं यहाँ सोफे पे बैठा हूँ और रूम्स में आसपास भी बहुत सी चीज़ें हैं। इसी तरह हमारी चेतना के साथ होता है कि जब हम थॉट्स फीलिंग्स के ऊपर पूरी तरह हमारी चेतना का फोकस हो जाता है, तो हम पूरी तरह उसमें लॉस्ट हो जाते हैं। तो हम सोचते हैं कि हम लिमिटेड हैं, जो भी हम परसीव कर रहे हैं थॉट्स एंड फीलिंग्स ही यही हम हैं, जबकि चेतना अपने आप में बहुत असीम है, अनंत है। जब हमारा फोकस जब चेतना का फोकस चेतना की ओर ही होता है, तो उसे अपनी ये असीम अनंतता का आभास होता है, जिसे हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, जिसे हम ट्रू मेडिटेशन कहते हैं। इसका मतलब यही है कि जिसे हम साक्षी भाव कहते हैं, होश का संभालना कहते हैं, कि जब फोकस बाहर की ऑब्जेक्ट की तरफ भी है, साथ ही साथ ये अवेयरनेस भी है कि मैं उस ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ। फिर वो एक और एग्जांपल देते हैं कि संसार में हमारी चेतना कैसे गुम होती है। कहते हैं सपोज आप किसी एडवांस मूवी में गए हो देखने, जहाँ साइट एंड साउंड की सिंक्रोनाइजेशन तो है ही, साथ में टेस्ट, टच, स्मेल भी इन्वॉल्व है, और आपको एक करेक्टर दिया जाता है कि उसकी थॉट्स एंड फीलिंग्स को भी आप महसूस करते हो। तो जब तक कि वो मूवी ऑफ नहीं होती, आप स्विच ऑफ नहीं होता, आप पूरी तरह उसमें लॉस्ट हो जाते हो।
जब मूवी ख़त्म होती है तब आप महसूस करते हो कि मैं तो एक महिला हूँ, मेरे अपने थॉट्स एंड फीलिंग्स है। यही चीज़ हमारे साथ होती है कि जब चेतना उस पर्सनैलिटी की थॉट्स एंड फीलिंग्स को अपना समझती है, तो उसमें लॉस्ट हो जाती है तब तक, जब तक कि उसे अवेयरनेस ना हो कि मैं इससे अलग हूँ। उसके बाद वो ल्यूसिड ड्रीम की बात करते हैं। ल्यूसिड ड्रीम मीन्स जब हम सपना देख रहे हैं और हमें सुबह उठ के नहीं याद आता सब कि हम सपना देख रहे हैं, सपना देखते हुए हमें ये अवेयरनेस है कि मैं सपना देख रहा हूँ, तो उसे हम ल्यूसिड ड्रीम कहते हैं। इसी तरह जब हम अवेयरनेस के साथ एक थॉट को पैदा करते हैं और साथ में हमें ये अवेयरनेस है कि मैं इस थॉट को वॉच कर रहा हूँ, तो हम ल्यूसिड हैं। मतलब हमारे लिए सब कुछ स्पष्ट और सुलझा हुआ है। उसके बाद वो उस इन्फिनिट एनर्जी की बात करते हैं जो हमारी चेतना में होती हैं। वो कहते हैं एक अनलिमिटेड इन्फिनिट एनर्जी हमारी चेतना में है, जो ना कभी बूढ़ी होती है, ना कभी थकती है, ना उसे खाने की ज़रूरत है। और ये हर पर्सन के लिए इक्वली अवेलेबल है, चाहे वो चोर है, चाहे वो साधु है। अब हम कोई थॉट अगर सोचते हैं या किसी थॉट को हम आने से रोकना चाहते हैं, किसी मेमोरी को भुलाना चाहते हैं, किसी इमोशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने में सेल्फ डिसिप्लिन लाना चाहते हैं, अपनी कोई इनर ड्राइव को कंट्रोल करना चाहते हैं, इन सब के लिए हमें एनर्जी चाहिए। जब हम मेंटली ड्रेन हुए होते हैं, इमोशनली ड्रेन हुए होते हैं, तो खाना भी हमें वो एनर्जी नहीं दे पाता। और जब हम कभी खुशी से, एंथुसियाज्म से भरे होते हैं, तो हम कहते हैं हमें तो भूख ही नहीं लगी। तो एक सोर्स है हमारे अंदर एनर्जी का। तो इसको माइकल ऐसे एग्जांपल देके समझाते हैं कि आप इमेजिन करो कि आप 20 साल के हो और आपका आपकी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया। अब आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, आप घर में पड़े हो, सैड हो, डिप्रेस्ड हो, काम पे नहीं जा रहे, कमरा सारा अस्त-व्यस्त है, नहाए नहीं, इधर-उधर पिज़्ज़ा के बॉक्सेस पड़े हैं, आप खाना भी खा रहे हो लेकिन फिर भी आपको एनर्जी नहीं मिल रही। ऐसा कुछ देर चलता है, महीने 2 महीने बाद आपकी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आता है, वो आपसे सॉरी मांगती है, वो कहती है कि तुम्हें छोड़ना मेरी बहुत बड़ी एक गलती है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। आप एकदम से बिस्तर से बाहर आते हो, नहाते हो, पूरा कमरा ठीक करते हो, तो ये सारी एनर्जी कहाँ से आ गई एकदम से? जबकि आपकी स्लीपिंग पैटर्न में या खाने की हैबिट में कोई चेंज नहीं आई। फ्रेंड्स, ये एनर्जी हमारे अंदर होती है, लेकिन जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसे हम पसंद नहीं करते, तो हम उस सिचुएशन को अपने से गुजरने नहीं देते। तो हम अपने हार्ट के आसपास एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना लेते हैं ताकि हम हर्ट ना हो, हमें तकलीफ़ ना हो, उस इवेंट को अपने से क्रॉस नहीं होने देते। तो जिस कारण एनर्जी वो हमारे अंदर से पास नहीं हो पाती और साथ-साथ जो हमारे अंदर की एनर्जी है उसका भी फ्लो रुक जाता है। अब एनर्जी तो हमारे अंदर है, लेकिन जैसे ही हमने अपने हार्ट को क्लोज़ किया, उस एनर्जी का फ्लो भी रुक गया। उसके बाद वो कहते हैं कि लेट्स से एक और एग्ज़ाम्पल देते हैं कि आप किसी पे ट्रस्ट करते हो। उसकी प्रेज़ेंस में आपको बहुत अच्छा लगता है, आप एंथुसियाज़्म से भरे रहते हो, बहुत ओपन रहते हो, लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है कि आपका ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है। अब उसकी प्रेज़ेंस में आपको अ अ, एक टाइटनेस महसूस होगी, उतना खुशी और एंथुसियाज़्म आप फ़ील नहीं करोगे, एक दिल में कसक आपको महसूस होगी, क्योंकि आपने अपने दिल को बंद कर लिया है। तो इसे स्पिरिचुअल एनर्जी, ये जो स्पिरिचुअल एनर्जी हमारे अंदर बहती है, इसे ईस्ट में शक्ति का नाम दिया जाता है और वेस्ट में इसे स्पिरिट कहा जाता है। ये जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, हमारे बहुत से अंदर बॉडी में सेंटर्स होते हैं जिसके थ्रू ये मूव करती है, जिसमें से मेन सेंटर हार्ट है। योगिक लैंग्वेजेस में योगीज़ इसको चक्रास भी बोलते हैं। तो जब हम इसे क्लोज़ कर लेते हैं, एनर्जी का फ्लो रुक जाता है। अब कुछ ऐसा हो जाता है कि आपको या तो आपकी सैटिस्फैक्शन के लेवल तक वो आपसे सॉरी मांग लेता है, या आपको क्लियर हो जाता है कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, ऐसा कुछ नहीं था, तो आप फिर उसकी प्रेजेंस में वैसा ही फील करते हो।
एनर्जी से भर जाते हो। क्यों? क्योंकि आपने फिर अपने हार्ट चक्र को अपने हार्ट को खोल लिया है आपने। तो ऐसा हमारी लाइफ में बहुत बार होता है, हम बंद भी करते रहते हैं अपने हार्ट को, खोलते भी रहते हैं। तो माइकल कहते हैं, क्या ये सही है कि हमारी जो ये इनर एनर्जी इतनी इम्पॉर्टेंट है, जिस कारण हम हमेशा खुशी, एंथुसियाज्म से भरे रहते हैं, कि वो किसी व्यक्ति पे या किसी सिचुएशन पे निर्भर करे कि वो जब चाहे इसे बंद कर दे, जब चाहे इसे खोल दे? वो कहते हैं नहीं, हमें अपने आप को ऐसे ट्रेन करना पड़ेगा कि हम इसे कभी बंद ही ना होने दें। हमें अपने आप से कमिटमेंट करनी पड़ेगी। और ये जो बंद करना है, ये हैबिट की तरह ही है, और किसी भी हैबिट की तरह हम अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं कि कैसी भी सिचुएशन हो, हम अपने हार्ट को क्लोज़ ना करें। कई बार हमारे पुराने संस्कार जो है वो भी रिस्पॉन्सिबल है, पुराने पास्ट इम्प्रेशंस की इस एनर्जी को, हमारे हार्ट को क्लोज़ करने या ओपन करने में। अगर तो हमारे पास्ट इम्प्रेशंस अच्छी मेमोरीज़ है तो हमारा एनर्जी फ़्लो होना शुरू हो जाती है, अगर बुरी मेमोरी है तो क्लोज़ हो जाती है। तो इसकी एक एग्ज़ाम्पल वो देते हैं कि अगर सपोज़ कहीं खाना बन रहा है, बहुत एक वैसी खुशबू आ रही है जैसी कि जब बचपन में आपकी माँ ने खाना बनाया है, तो तब आती थी, और आपकी उसके साथ अच्छी मेमोरीज़ है कि तब आपने कैसे वो खाने को रेलिश किया, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया। तो उस खाने की खुशबू से ही आपकी वो जो मेमोरीज़ है, वो आपके जो पास्ट इम्प्रेशंस है, वो ट्रिगर हो जाते हैं और आपकी एनर्जी को और इन्हेंस करते हैं। ये इतना सेंसिटिव है कि एक छोटा सी स्मेल, एक छोटा सा कलर, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ शूज़, वो भी आपकी एनर्जी को के फ्लो को क्लोज़ और ओपन कर सकते हैं। तो माइकल कहते हैं कि हम ये जो इतनी इम्पॉर्टेंट एनर्जी है, इसे चांस पे नहीं छोड़ सकते। हमें अपने आप से कमिटमेंट करनी होगी कि हम अपने उस कैपेसिटी को एक्सप्लोर करेंगे, ताकि ये जो हमारे अंदर एनर्जी का फ़्लो है हमेशा बना रहे। और जब हमारे अंदर इस एनर्जी का फ़्लो हमेशा बना रहता है, तो एक टाइम ऐसा आता है कि हमारे कण-कण से ये एनर्जी बहना शुरू हो जाती है। फिर हम ना केवल हमारा हर पल लाइफ का ब्लिसफुल हो जाता है, एंथुसियाज्म से भरा हो जाता है, बल्कि हम दूसरों के लिए भी सोर्स ऑफ लाइट बन जाते हैं। दूसरे भी हमारी प्रेजेंस में इस एनर्जी को महसूस करते हैं। फिर वो स्पिरिचुअल हार्ट की बात करते हैं, जिससे होके ये एनर्जी गुजरती है। हम जो भी परसीव करते हैं अपनी सेंसेस के थ्रू, वो एनर्जी पैटर्न के रूप में वो इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन, हमारे माइंड तक पहुंचती है। तो हम उस इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। ऐसे हर सेंसेस जो भी है, वो उस इन्फॉर्मेशन को एनर्जी पैटर्न में कन्वर्ट करती हैं, फिर हमें वो रिसीव होता है एनर्जी पैटर्न। ये साइंस ने भी कहा है कि हमारे आँखें हैं जो, वो एक कैमरा है, वो बाहर की चीज़ों की इमेज हमारे रेटिना पे बनती है, फिर वो इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड और ब्रेन तक पहुंचती है। तो माइकल कहते हैं कि जब अगर कोई इन्फॉर्मेशन हमारे चित्त को डिस्टर्ब करती है, हमारी साइकी को डिस्टर्ब करती है, तो हम उसे अपने से गुजरने नहीं देना चाहते, क्योंकि उससे हमें तकलीफ़ होती है। तो हम उसे वहीं रोकते हैं, सप्रेस करते हैं। तो इसको एक एग्ज़ाम्पल के साथ वो समझाते हैं कि सपोज़ आप कहीं जा रहे हो हाईवे पे, आप ट्रीज़ देख रहे हो, बिल्डिंग्स हैं, कारें आ जा रही हैं, बहुत आप एंजॉय कर रहे हो नेचर को। आप प्रेज़ेंट मोमेंट में हो। एक सीन आया, आपने देखा, एंजॉय किया, फिर अब दूसरा सीन आ गया, आपने वो दूसरा एंजॉय किया, पहले को भूल गए, फिर तीसरा आ गया। आप टोटली प्रेज़ेंट मोमेंट में हर सीन को एंजॉय कर रहे हो, और किसी भी सीन का आप पे कोई लास्टिंग इम्प्रेशन नहीं है। जो सेंसेस के थ्रू माइंड रिसीव कर रहा है, साथ साथ उसे रिलीज़ भी करता जाता है। इसे कहते हैं वो भी ज़िंदगी को पूरी तरह जीना, हर उस मोमेंट में पूरी तरह अवेयर होके रहना। जो अवेकन्ड बीइंग्स हैं, वो इसी तरह हर क्षण, हर पल में नाव में जीते हैं। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं होता। लाइफ तो प्रेजेंट होती है, लेकिन हम वहाँ नहीं होते, हमारी चेतना वहाँ नहीं होती।
तो इसको वो इसी एग्ज़ाम्पल को आगे कंटिन्यू करते हैं कि सपोज़ हम जा रहे हैं, आप जा रहे हो, तो आपने एक ब्लैक मर्सिडीज़ कार देखी जो बिल्कुल वैसी है जैसी आपकी गर्लफ्रेंड की कार, और आपने देखा कि आगे की सीट में 2 लोग बहुत एक दूसरे के नज़दीक बैठ के एक हाथ में हाथ डाल के एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। अब उस वो कार ने तो वैसी ही इमेज बनाई फिज़िकल लेवल पे, आपकी आँखों ने वो कार को ही देखा, उसी की इमेज बनाई, लेकिन मेंटल लेवल पे ऐसा नहीं हो पाया। वो जो इम्प्रेशन है आपके थ्रू जा नहीं पाया, आप वहीं रुक गए। अब वो कार तो जा चुकी है, लेकिन आप वहीं पे फिक्स हो गए। अब आगे की जो लाइफ, जो मूवमेंट में जो बिल्डिंग्स आ रही हैं, जो ट्रीज़ आ रहे हैं, आपको कुछ वो दिख नहीं रहा। एक सेल्फ टॉक आपके अंदर शुरू हो जाती है कि पता नहीं वो वही थी या कोई और थी। अगर वो थी तो वो ऐसा कैसे कर सकती है? फिर आप में एक हर्ट की फीलिंग आती है। वो जो इमोशनल डिस्टर्बेंस है आपके दिल में पहुंचती है, तो आपका दिल उस फीलिंग को अपने थ्रू पास नहीं होने देता, उसे रजिस्ट करता है, जिस कारण वो एक अनफिनिश्ड एनर्जी पैटर्न वो आपके माइंड के अंदर स्टोर हो जाता है, आपके दिल के अंदर स्टोर हो जाता है। अब वो क्या बताते हैं कि एनर्जी स्टोर कैसे होती है। अब एनर्जी तो ऑलवेज मूविंग है, वो एक जगह ठहर नहीं सकती। जैसे एटम में इतनी एनर्जी होती है कि पूरी वो दुनिया को तबाह कर सकता है, लेकिन एनर्जी उसके अंदर स्टेबल होती है, डायनेमिक भी होती है, एक सर्कुलर मोशन में मूव करती रहती है, जिससे वो स्टेबल हो जाता है। ऐसे ही ये जो अनब्लॉक्ड एनर्जी है, ये जो अनफिनिश्ड एनर्जी है, ये हम एक छोटे से बबल के रूप में हमारे हार्ट में सर्कुलर मोशन करती रहती है, और इनएक्टिव रहती है जब तक कि इसे कोई ट्रिगर इसके पास ना आए, तो ये उससे पहले ये रिलीज़ नहीं होती। और हमें लगता है हमने सिचुएशन को हैंडल कर लिया, सब कुछ ठीक हो गया, और हम इसका ज़िक्र भी कभी किसी से नहीं करते, कि नहीं तो ऐसे लगेगा कि हम जेलस हैं। तो वो कहते हैं कि बचपन से लेके अब तक के जो भी आपके अनफिनिश्ड एनर्जी पैटर्न्स हैं, वो इसी तरह हमारे हार्ट में स्टोर होते हैं। अगर कोई 5 साल की एज का आपका कोई मेमोरी, कोई एनर्जी पैटर्न जो अनफिनिश्ड है, वो स्टोर हुआ है, और बड़े होके वो रिलीज़ होता है, ट्रिगर होता है और रिलीज़ होता है, तो आपको वैसी पेन एंड इनसिक्योरिटी महसूस होगी जैसी आपने तब महसूस की थी जब आप 5 साल के थे। अब ये जो इम्प्रेशंस हैं, ये हमें फ्यूचर में कैसे अफेक्ट करते हैं? अब सपोज़ आप मैच्योर हो गए हो, आपकी शादी हो गई, गर्लफ्रेंड से नहीं किसी और से हो गई, और आप अपनी फैमिली के साथ फिर ड्राइव पे जा रहे हो। वही ट्रीज़, कारें आ जा रही हैं, बिल्डिंग्स देख रहे हो, तो अचानक आप देखते हो कि एक वही ब्लैक मर्सिडीज़ कार जिसमें 2 लोग फ्रंट सीट पे बैठे हैं, उसको देखने से ही एक मोमेंट में ही आपकी एनर्जी में चेंज आ जाता है। आपकी हार्ट बीट एकदम रुक जाती है, फिर हार्ट बहुत तेज़ी से धड़कना शुरू कर देता है, और आप अपने अंदर एक इरिटेशन महसूस करते हो। वो जो कुछ सेकंड के लिए इवेंट कुछ साल पहले हुआ, उसने आज उस एनर्जी को ट्रिगर कर दिया। और ये ज़रूरी नहीं कि ब्लैक मर्सिडीज़ के साथ ही हो, ये किसी और कारण से भी, कहीं पे भी आप किसी कार में 2 लोगों को बैठे देखो, तो उससे भी ये चीज़ हो सकती है। ये होता तभी है जब ऐसी किसी भी सिचुएशन को हम अपने आप से गुज़रने नहीं देते, तो वो उसकी एनर्जी हमारे अंदर स्टोर हो जाती है। फिर वो कहते हैं कि सारी मेमोरीज स्टोर नहीं होती, सिर्फ वही मेमोरीज स्टोर होती है जो या तो हमारी साइकी को डिस्टर्ब करती है, हमारे चित्त को डिस्टर्ब करती हैं, या फिर जो हमें बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेंस ऑफ एंजॉयमेंट देती है। जो चीज़ें हमें डिस्टर्ब करती हैं, उन्हें हम अपने चित्त से, अपने उससे गुज़रने नहीं देना चाहते, उसे हम एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन जो हमें खुशी देती हैं, उन्हें हम पकड़ के रखना चाहते हैं, बार बार अपनी इमेजिनेशन में रीलिव करते हैं, उनसे हम चिपक जाते हैं। एक को हम रोकते हैं, अपने थ्रू जाने नहीं देते, दूसरे को हम पकड़ के रखते हैं, उसको भी अपने थ्रू पास नहीं होने देते। इस तरह दोनों ही सिचुएशंस में हम प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रह पाते, और
हमारे अंदर वो एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाती है। तो इसको वो कहते हैं कि इसको हमें जब ऐसा हो तो हमें पहले उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करके प्रेजेंट मोमेंट में आके अपनी सीट ऑफ कॉन्शियसनेस पे जाना है, उसे वॉच करना है और उसे स्लोली स्लोली लेट गो करके रिलीज़ करके उस अपनी एनर्जी को हील करना है। लेट गो मतलब हमें अपने घर में जाके अपनी सीट ऑफ कॉन्शियसनेस में जाके उसे वॉच करना है। उसके बाद वो कहते हैं जो हमारी ये टेंडेंसी है, जो हम बार बार कोई भी सिचुएशन आती है हम अपने दिल को क्लोज़ कर लेते हैं, उसे कैसे हम ओवरकम करें कि जिस मोमेंट आपको ये महसूस हो कि अंदर कोई हल्की सी डिस्टर्बेंस हुई है, एक हल्की सी टाइटनेस आपके अंदर आने शुरू हुई है, उसी मोमेंट आप रुक जाओ, स्टॉप हो जाओ। स्टॉप मतलब उस थॉट को, उस डिस्टर्बेंस को एनर्जी देना बंद कर दो। अगर आपके अंदर उस कारण सेल्फ टॉक चल रही है तो आप उसे अवेयर होके रोकिए। अगर आपका कुछ बोलने को दिल कर रहा है, आप किसी पे गुस्सा हो, एकदम रिएक्ट करना चाहते हो, तो अगर बोल भी दिया तो आधे सेंटेंस के बीच में ही रुक जाओ, क्योंकि उस एनर्जी की पुल इतनी ज़्यादा होती है कि वो हमें अपनी तरफ खींच लेती है। तो उस वक़्त आपने सिर्फ शांत होके क्वाइट हो जाना है। वो कहते हैं क्वाइट मतलब आपका माइंड क्वाइट नहीं होगा, वो तो चल रहा है डिस्टर्बेंस के साथ। आपने क्वाइट होना है, साइलेंट होना है, उसे सिर्फ वॉच करना है। जैसे जैसे आप वॉच करना शुरू करोगे आप देखोगे जो थॉट पहले इतना पावरफुल था वो धीरे धीरे उसकी जो पुल है वो शिथिल होती जाती है और अब आपको वो इतना अफेक्ट नहीं कर पाता और धीरे धीरे आपके और थॉट के बीच में एक डिस्टेंस बनना शुरू हो जाता है। तो आप धीरे धीरे उस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हो। अगर ऐसा नहीं होता, वो कहते हैं अगर ऐसा नहीं होता तो चेतना में बहुत शक्ति होती है, एक इन्फिनिट पावर है। अब शुरू शुरू में आपको अवेयरनेस होगी कि ये डिस्टर्बेंस है, लेकिन अगर आपने उस तरफ फोकस किया, उसकी पुल की तरफ खींचे चले गए, तो जो थॉट्स एंड फीलिंग्स है वो उनको एनर्जी मिलेगी चेतना की एनर्जी से और वो और पावरफुल होते जाएंगे। फिर वो और पावरफुल होके और ज़्यादा पुल के साथ जब चेतना को अपनी तरफ खींचते हैं तो वो और ज़्यादा फोकस्ड हो जाती है उस डिस्टर्बेंस के ऊपर। इस तरह फिर एक नेगेटिव साइकिल चलता रहता है जब तक कि चेतना पूरी तरह उस डिस्टर्बेंस में फोकस नहीं हो जाती। तो माइकल कहते हैं कि इसीलिए एक मूवमेंट ऑफ चॉइस है, एक हमें उस वक़्त इमीडिएट एक कॉन्शियस एफर्ट करके इसे लेट गो करना है। अगर हम उस वक़्त उसे लेट गो नहीं करेंगे तो हम पूरी तरह फिर हमारी जो चेतना है उस डिस्टर्बेंस में लॉस्ट हो जाती है। वो कहते हैं कि आप खुद ही हो जो अपने आप को आज़ाद कर सकते हो या अपने आप को बांध सकते हो। ये काम आपके लिए कोई और दूसरा नहीं कर सकता। तो वो कहते हैं कि छोटी-छोटी चीज़ों के साथ आप शुरू करो। अगर आप छोटी-छोटी चीज़ों के साथ शुरू करते हो, तो आप देखोगे कि जब लाइफ में बड़े-बड़े सर्कमस्टांसेस भी आते हैं, तो वो डिस्टर्बेंस भी आपकी साइकी पे कोई इम्प्रेशन नहीं छोड़ के जा पाती। आप छोटी चीज़ से शुरू करो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने वर्क प्लेस पे हो और किसी ने आप उठ के गए थोड़ी देर के लिए, किसी ने आपकी पेंसिल उठा ली। आप वापस आए, तो आप देखते हो अंदर हल्की सी एक टाइटनेस आप हार्ट में आती है कि इसने ये कैसे कर दिया, और साथ में एक सेल्फ टॉक चलनी शुरू हो जाती है। आज इसने पेंसिल उठाई है, कल को तो मेरे बिना पूछे मेरा लैपटॉप उठा लेगा, मेरे डेस्क पे कब्जा कर देगा, मेरी कार भी ले जा सकता है। लेकिन इमीडिएटली अवेयरनेस के साथ अपने मन को रोकना पड़ेगा, क्योंकि माइंड की टेंडेंसी है कि वो डिस्ट्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट्स पे बहुत जल्दी फोकस हो जाता है कि नहीं, आज मेरी आज़ादी की कीमत एक पेंसिल है, तो ये बहुत छोटी सी कीमत है, मैं इसे इस पुल के गिरफ्त में नहीं आऊँगा। कल को जब कार की बात आएगी या किसी और चीज़ की बात आएगी तब उसके बारे में सोचेंगे, अभी तो सिर्फ एक पेंसिल की बात है। और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हमें डेली लाइफ में, अपने घर में, ऑफिस में बहुत सी मिलेंगी, जहां हम अपने आप को
आज़ाद कर सकते हैं। और पर इसके लिए वो कहते हैं कि हमें एक विलिंग और कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ेगा, एक कंसिस्टेंट एफर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक हैबिट पड़ी हुई है बार बार उन एनर्जीज़ के साथ जाने की। तो अगर आपके मन में कोई ऐसी फीलिंग आती है हेट्रेड की, जेलसी की, तो आप ये मत समझिए कि ये इम्प्योर आप हो या इससे ये नहीं आप में आनी चाहिए, क्योंकि ये भी एक ऑब्जेक्ट्स ही हैं, जैसे बाकी ऑब्जेक्ट्स यूनिवर्स में हैं, ये भी एक ऑब्जेक्ट्स ही हैं जो यूनिवर्स में हैं, और इस समय वो आपके सिस्टम थ्रू पास हो रही हैं। तो आपने इसे रोकना नहीं है, इसे लेट गो करना है, जस्ट इसे वॉच करना है। क्योंकि अगर कई बार हम सोचते हैं कि बार बार मैं ये सोच रहा हूँ कि अब मैंने ऐसा नहीं करना, फिर ये फीलिंग आ रही है, तो उससे क्या है कि उससे एक गिल्ट की फीलिंग हमारे अंदर आ जाती है। तो गिल्ट की भी एक अपनी एनर्जी है, फिर उसे हमें रिलीज़ करना पड़ेगा। तो हमें बड़ी पेशेंस के साथ इन फीलिंग्स को अपने थ्रू जाने देना चाहिए, क्योंकि असल में हम आज़ाद ही हैं। फिर वो कहते हैं कि आपने अपने आप को कैसे फ्री करना है। लाइफ हमें ऐसी सिचुएशंस देती रहती है जब जिससे हम अपने आप को आज़ाद कर सकते हैं, जिससे हमारे ये जो अनफिनिश्ड एनर्जी ब्लॉक्स है ट्रिगर होते हैं। तो हमें यूनिवर्स का ग्रेटिट्यूड देना चाहिए कि जब ऐसी सिचुएशंस आती हैं तो ये मेरे लिए एक मौका है कि मैं अपनी हिडन एनर्जीज़ को, अपनी जो ब्लॉक्ड एनर्जीज़ हैं, अनफिनिश्ड एनर्जी पैटर्न्स हैं, मैं उसे क्लियर करने का एक मौका आया मेरे जीवन में। और जैसे जैसे हम ये अपनी ब्लॉक्ड एनर्जीज़ को क्लियर करते हैं, उतना उतना हम स्पिरिचुअली ग्रो करते जाते हैं। कोई भी ये एनर्जी है, चाहे वो सेल्फ कॉन्शियसनेस है, चाहे इनसिक्योरिटी है, फियर है, हेट्रेड है, जेलसी है, ये सब का के पीछे कारण डर ही है। तो हमें उस डर से जब हम अपने आप को आज़ाद कर देंगे तो ये जितनी भी हम में ये फीलिंग्स है अपने आप रिजॉल्व हो जाएंगी। तो अगर हमें ये कोई यूनिवर्स ऐसी सिचुएशन देता है, हम उसे जब टोटली एक्सेप्ट करते हैं, अपने आप से पास होने देते हैं, टोटली सरेंडर करते हैं उस सिचुएशन के आगे, जैसा कि माइकल ने अपनी पूरी लाइफ में किया। उन्होंने हर सिचुएशन के आगे सरेंडर किया, जो उन्होंने अपनी द सरेंडर एक्सपेरिमेंट बुक में लिखा है। वो कहते हैं जब आप पूरी तरह यूनिवर्स के फ्लो में बहना शुरू हो जाते हो, तो इन्हीं एनर्जीज की प्यूरिफिकेशन होनी शुरू हो जाती है आपके अंदर। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर ये जो अनफिनिश्ड एनर्जीज़ है, ये आपके अंदर इकट्ठी होती रहती हैं, और ये आपके फ्यूचर में जो भी आपकी प्रेफरेंसेस हैं, आपका बिहेवियर है, आपके थॉट्स हैं, उन सब के ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इन्हीं से प्रभावित होके आपकी ये जो बिहेवियर फ्यूचर लाइफ में आपका बनेगा। वही कि आपको इसको इमीडिएटली लेट गो करना है। जैसे ही ये एनर्जीज़ आपकी अंदर आती हैं, अगर आप इसे विलिंगली लेट गो नहीं करते तो फिर ये पावरफुल होके आपको अपने अंदर डुबो लेती हैं। तो आपको एक कमिटमेंट अपने आप से करनी होगी, एक सेंटर्ड रह के एक कॉन्शियस एफर्ट करना होगा, बार बार करना होगा, क्योंकि ये हमें एक हैबिट पड़ी हुई है ऐसे जीने की, ऐसे अपने आप को क्लोज़ करने की। तो हमें उस हैबिट को बदलना है। अब विलिंगली तो कोई भी ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन वो कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण ऐसा हो जाता है। एक उसकी नेचर है हमारी चेतना की कि कोई भी डिस्टर्बिंग एनर्जी या डिस्टर्बिंग ऑब्जेक्ट पे बहुत जल्दी फोकस हो जाती है। आप देखो, जब अगर कहीं कहीं से बहुत एकदम से तेज़ आवाज़ आती है तो हमारा सारा ध्यान उस तरफ चला जाता है, या कोई हमारे पैर पे भारी चीज़ गिर जाती है तो हम देखते हैं सारा ध्यान हमारा उस तरफ हो गया। तो ये उसकी क्वालिटी है कि सारा जो ध्यान है उसका उस जो डिस्टर्बिंग एनर्जी है उस तरफ चला जाता है। तो जब ऐसा होता है तो हमें पूरी तरह हम लॉस्ट हो गए उस डिस्टर्बिंग एनर्जी में, तो हमें दुनिया एक अलग तरीके से फिर नज़र आना शुरू हो जाती है। हम एक अलग तरीके से दुनिया को परसीव करते हैं, और हम पूरी तरह इन डिस्टर्बिंग एनर्जीज़ के रहमो करम पे होते हैं। और कितनी देर हम इनके अंदर रहेंगे, ये डिपेंड करता है कि हमारा जो वो अनफिनिश्ड एनर्जी ब्लॉक है वो कितना गहरा है,
जितना ज़्यादा गहरा होगा उतना हमें ज़्यादा टाइम लगता है इससे निकलने को। लेकिन हम चाहते हैं इससे हम बहुत जल्दी जल्दी निकलें, ये डिस्टर्बेंस जल्दी जल्दी हमारे जीवन से निकले। तो उसके लिए फिर हम अब माइंड तो पहले ही क्लैरिटी नहीं है माइंड के अंदर, तो हम कई बार रिएक्ट कर जाते हैं। कई बार हम कुछ ऐसे एक्शंस करते हैं, फिर हम उन्हें डिफेंड करते हैं, बातों को मैनिपुलेट करते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशंस है। जब हम ऐसा यूनिवर्स को ऐसी वाइब्रेशंस भेजते हैं तो यूनिवर्स भी हमें ऐसी ही वाइब्रेशंस देता है। फिर हम एक नेगेटिव एक साइकिल शुरू हो जाता है और उससे हम कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, सेंटर्ड नहीं रह पाते। तो जो और हमारे अंदर ब्लॉक्स हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं, अनफिनिश्ड एनर्जी पैटर्न्स हैं, वो सारे फिर सरफेस पे आना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह सिचुएशन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाती है। तो वो कहते हैं कि जब हम इस एनर्जी को फ़्लो होने देना फ़्लो होने देते हैं, तो एनर्जी जो है वो हम ना उसे क्रिएट कर सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो यही एनर्जी फिर एक प्योर होके दोबारा हमारी चेतना में मिल जाती है, तो हमें और ज़्यादा स्ट्रेंथ देती है। तभी कहते हैं कि जितना बड़ा चैलेंज, उतना बड़ा उतनी ही हमारी स्पिरिचुअल एवोल्यूशन होती है। उतनी ही वो ब्लॉक, जितना अनफिनिश्ड ब्लॉक है, उतनी ही उसकी एनर्जी हमें मिलती है, हमारी चेतना को मिलती है और हम स्ट्रेंथ का अनुभव करते हैं। उसके बाद माइकल कहते हैं रिमूविंग योर इनर थॉर्न, कि हमने अपने अंदर के कांटे को कैसे रिमूव करना है। ये जो भी अकेलेपन की भावना, फीलिंग ऑफ रिजेक्शन, ये सब माइकल कहते हैं हमारे अंदर के कांटे हैं। जैसे अगर हमारे बाहर कांटा चुभा हो, सपोज हमारी बाँ पे कांटा चुभ गया, अब हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम उसे कांटे को निकाल दें, या हम बच बच के चलें कि कहीं कोई इसे कोई टच ना कर दे और हम दर्द ना महसूस करें। फिर हम भीड़ में जाने से घबराते हैं, या रात को करवट लेने से घबराते हैं कि कहीं ये दर्द ना कर जाए। इसी तरह हम अपने अंदर के कांटों के साथ अपना जब जीवन व्यतीत करते हैं कि कोई इसे टच ना कर दे, कहीं इसे चोट ना लग जाए, तो हमारे ये अंदर के कांटे हमारे बिहेवियर को, हमारी सोच को भी प्रभावित करते हैं। तो उसकी एग्जांपल देते हैं कि सपोज़ आपके अंदर गहरा अकेलापन है। अब आपको घर में आपका मन नहीं लगता, काम पे आपका ऑफिस में मन नहीं लगता। कई बार इतना ये गहरा जाता है अकेलापन कि आपका दोस्तों से मिलने को भी दिल नहीं करता। ये आपके अंदर का कांटा है। और अब इस कांटे की पेन, दर्द से बचने के लिए आप सोचते हो मैं शादी कर लेता हूँ। अब शादी आप इसलिए नहीं कर रहे कि आप किसी को पसंद करते हो, रिलेशन में रहना चाहते हो। आप इसलिए करते हो कि मैं इस अकेलेपन की फीलिंग से बचना चाहता हूँ। अब अगर तो हो सकता है आपका वो पार्टनर आपको कल को छोड़ के चला जाए या उसकी मृत्यु हो जाए, तो ये अकेलेपन का एहसास फिर आपको खलेगा। या हो सकता है वो ना भी ऐसा करे, तो आपको हर वक़्त कि मैं क्या ऐसा करूं कि वो रिलेशन स्मूथ चले, मुझे दोबारा उस अकेलेपन के एहसास से ना गुज़रना पड़े। तो आप हर वक़्त यही सोचोगे कि मुझे ये करना है, मैं ऐसे करूं, ऐसे ना करूं। क्या वो सचमुच मुझसे प्यार करता है? क्या कभी क्या वो ये बात उसने मज़ाक में कही है या सचमुच ही मुझसे प्यार करता है? तो ऐसे नेवर एंडिंग थॉट्स आपके अंदर चलने शुरू हो जाते हैं। ये एक तरह की सफ़रिंग है। ये उस कांटे के कारण वो सफ़रिंग हुई है। उसके बाद आपका बिहेवियर, आप अपने बिहेवियर को एडजस्ट करते हो। तो जो मेन प्रॉब्लम है, जो असली कारण है, वो कहीं पीछे दब जाता है और आपको एक तरह की, एक अलग तरह की इससे में सफ़रिंग शुरू हो जाती है। तो ये सफ़रिंग तब तक रहती है कि क्योंकि हम जब तक कि खुद को जान नहीं जाते। जब हम खुद को जान जाते हैं तो हम जान पाते हैं कि मेरा इस दर्द से, इस सफ़रिंग से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो एक चेतना हूँ जो ऑलरेडी आज़ाद है। जब हम अपने उस सीट ऑफ कॉन्शियसनेस में जाके अपनी उस डिस्टर्बेंस को वॉच करते हैं, तो हम जान पाते हैं कि हम तो पहले ही इससे आज़ाद हैं।
और जो ये इनर थॉर्न्स हैं, हमें इसके लिए उसे टच नहीं करना चाहिए, इसे अटेंशन नहीं देनी चाहिए, क्योंकि सारी हमारी अनफिनिश्ड जो एनर्जीज़ हैं वो हैं, और जो सिचुएशन आई है वो इसे रिलीज़ करने के लिए आई है। लेकिन हम सोचते हैं हम अपने आप को ऐसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जबकि हम अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे होते। हम उस एनर्जी को हील करने से अपने आप को रोक रहे होते हैं। उसको ये बताते हैं कि आप इसे ऐसे समझिए जैसे आप टीवी देख रहे हो। अभी आपकी जो चेतना है वो टीवी को देख रही है। जब आपके अंदर ऐसी डिस्टर्बेंसेस है, ऐसा अकेलापन है, ऐसी फीलिंग्स है, तो आप देखो कि अब आपकी चेतना आपके अंदर के इस मेलोड्रामा को देख रही है। ये सब फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस, ये फीलिंग ऑफ रिजेक्शन, ये सब एक ऑब्जेक्ट्स हैं। ये यूनिवर्स में प्रेजेंट है और आपके सिस्टम के थ्रू जा रहे हैं, तो आपने इसे रोकना नहीं। ये वैसे ही ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे आप किसी बिल्डिंग को देखते हो, किसी ग्रास को देखते हो। ये आपके अंदर के ऑब्जेक्ट्स हैं जिसे आपने सिंपली अवेयरनेस के साथ वॉच करना है। और वो कहते हैं कि अगर आप एक बार ये सीख जाते हो कि ये इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के साथ भी अपनी सीट ऑफ सेंटर्डनेस में रह के जीवन जिया जा सकता है। ये डिस्टर्बेंसेस तो रहेंगी ही, इसके साथ भी आप जीवन को जी सकते हो। तो आप इसी तरह संसार में रहते हो जैसे एक कमल संसार में रहता है। ये डिस्टर्बेंसेस फिर आपको छू नहीं पाती। फिर वो पेन द प्राइस ऑफ फ्रीडम, कि हमें जो इसकी कीमत है वो पेन है, वो देनी पड़ेगी अगर हम आज़ाद होना चाहते हैं। जैसे अगर हमारी बॉडी हेल्दी है तो हम अपनी बॉडी के बारे में नहीं सोचते, लेकिन जैसे किसी पार्ट में पेन होती है तभी हमारा ध्यान उस पार्ट की ओर जाता है। लेकिन हम अपनी साइकोलॉजिकल वेलबींग के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं कि अगर मुझे ऑन द स्पॉट बोलने को कह दिया, मेरी तो तैयारी ही नहीं है, मैं तो नर्वस हो जाऊंगा, ये सफरिंग है। या मैं उस पर ट्रस्ट करूं या ना करूं, कहीं वो मेरा फ़ायदा तो नहीं उठा लेगा, पहले मैं जिस फीलिंग से गुजरा हूँ कहीं मुझे दोबारा तो नहीं गुजरना पड़ेगा। ये जो एंक्शस सेल्फ टॉक है, ये एक तरह की सफरिंग है। जैसे पेन बुरी नहीं है, ये फियर बुरा नहीं है। पेन जो है जैसे यूनिवर्सल लैंग्वेज है बॉडी की, कि बॉडी उसके थ्रू कम्युनिकेट करती है कि मैं ओके नहीं हूँ। अगर हम बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लें, हमारा पेट दुखेगा, तो पेट ये कन्वे कर रहा है कि मेरे साथ ज्यादती हुई है। इसी तरह हमारा फियर ये कन्वे करता है कि हमारी साइकी ओके नहीं है। माइकल कहते हैं कि जब किसी जानवर को हम मिसट्रीट करते हैं तो वो डर जाता है, तो इसी तरह हम अपनी साइकी को हमेशा मिसट्रीट करते हैं। हम हमेशा अपने माइंड से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि हर कोई मुझे पसंद करे, कोई मुझे हर्ट ना करे, हर कोई मुझसे ढंग से बात करे, मैं जो भी करूँ वो लोगों को पसंद आए। हमने उसे एक इम्पॉसिबल सा टास्क दे दिया है। हम कहते हैं कि अब तुम जानो इसे कैसे करना है, और वो अपने प्रोजेक्ट पे लग जाता है। वो उसके पास तो एक नेवर एंडिंग काम है, वो बहुत एक्टिव रहता है और हमेशा हमें गाइड करता है, हमें उपदेश भी देता है, सजेशंस भी देता है कि ये ऐसे करना है, यहाँ जाना है, यहाँ नहीं जाना है, ये खाना है, ये नहीं खाना, इससे मिलना है, इससे नहीं मिलना। तो इस ओवरबर्डन से हमारी जो साइकी है वो टूट जाती है, उसमें डर पैदा हो जाता है। जैसे अगर बॉडी ठीक नहीं है तो वो उसकी ये साइन है कि उसमें पेन और थकावट है। ऐसे ही हमारे ये जब हमारे अंदर ये सब फियर्स हैं, ये इनसिक्योरिटीज़ हैं, ये पॉजेसिवनेस है, अकेलापन है, रिजेक्शन है, तो ये सब हमारी साइकी ओके नहीं है। तो जब हमारा माइंड इतना डिस्टर्ब्ड है तो फिर वो हमें मिसलीड करता है। वो कहेगा अगर प्रमोशन हो जाए बस एक बार, फिर सब ठीक हो जाएगा। अब क्या प्रमोशन होने से आपकी फाइनेंशियल जो आपके अंदर आपकी इनसिक्योरिटी है या और इनसिक्योरिटीज़ है वो ठीक हो जाएंगी? वो वहीं की वहीं है। अगर थोड़ी देर के लिए आप फाइनेंशियली अपने आप को सिक्योर फील करते भी हो, कुछ देर बाद फिर वो दूसरी इनसिक्योरिटी ऊपर आ जाएगी। इसी तरह अगर आपके अंदर अकेलापन है, वो इस कारण नहीं है कि आपके पास कोई अच्छा रिलेशन नहीं है, वो ऑलरेडी आपके पास है। आपने उसकी जड़ तक जाना है, उसे पहचानना है और फिर उससे अपने आप को आज़ाद करना है।
रूट प्रॉब्लम ये है कि हम अपने आप को होल एंड कंप्लीट नहीं समझते। हम कभी पैसे के पीछे, कभी स्टेटस के पीछे, नेम एंड फेम के पीछे, लोगों के पीछे अपने ये जो पेन है उसको छुपाने की कोशिश करते हैं, और जिससे कि एक और मतलब अंदर सेंसिटिविटीज़ की लेयर के लेयर ऊपर बनती चली जाती है। तो माइकल कहते हैं कि अगर आपको कोई ऐसा पार्टनर मिल भी जाए जो आपके अकेलेपन को दूर कर दे, आपके साथ खुश रहे, फिर भी आप लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो, आप स्पिरिचुअली इवॉल्व नहीं हो सकते, क्योंकि आपने अपनी पेन को हील करने में एक दूसरे व्यक्ति को उसमें इन्वॉल्व कर लिया। लेकिन आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपकी एवोल्यूशन तभी संभव है जब आप अपने अंदर की इन ब्लॉक्ड एनर्जीज़ को हील करोगे। जब आपकी साइकी बिल्कुल ये किसी डर से हर डर से मुक्त हो जाएगी, तो आपको जीवन ऐसे ही लगेगा कि जैसे कि आप किसी स्ट्रेस फ्री वेकेशन पे हैं। आपका जीवन बहुत सहज और सरल हो जाएगा। तो इसको कैसे करना है? वो कहते हैं कि बस हमें सिर्फ अपने माइंड को वॉच करना है। जब भी कुछ ऐसा हो, हमें शांत हो जाना है। हमें शांत होना है, हमारा माइंड शांत नहीं होगा, उसके अंदर तो डिस्टर्बेंस चल रही है। हमें शांत होके अपने सीट ऑफ कॉन्शियसनेस में जाके हमें उसे सिर्फ वॉच करना है और धीरे धीरे उससे को रिलैक्स करते जाना है, लेट गो करते जाना है। लेट गो मतलब उसे वॉच करते जाना है। तो धीरे धीरे जैसे हम रिलैक्स होते जाएंगे, हम अपने उस प्रॉब्लम से बाहर होते जाएंगे। तो कहते हैं वो छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करो आप अपने जीवन में। अगर आप सपोज़ आप वॉक पे जा रहे हो, आपको किसी ने जान पहचान वाला गुजरा, उसने हेलो नहीं करी, आपके अंदर एक डिस्टर्बेंस पैदा होनी शुरू हो गई कि ये कैसे हो सकता है, कि ये ऐसे कैसे कर सकता है। साथ में एक सेल्फ टॉक भी, पता नहीं उसने देखा है या नहीं देखा, नहीं देखा तो है, लेकिन अब मुझे ऐसे क्या करना चाहिए, इसका जवाब कैसे दूँ मैं इसे। उस वक़्त हम अवेयरनेस के साथ अपने माइंड को समझा सकते हैं कि अगर इसने इतने करोड़ लोग हैं इस अर्थ प्लैनेट पे, अगर एक ने मुझे हेलो कही भी नहीं, तो उससे क्यों मेरे अंदर इतनी डिस्टर्बेंस पैदा हो गई। तो जब अपनी उस डिस्टर्बेंस को देखिए, अपनी उस फ्रीडम को अचीव करिए। जब हम छोटी छोटी चीज़ों में ऐसे अभ्यास करना शुरू करते हैं, कॉन्शियस प्रैक्टिस शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे बड़ी चीज़ों में भी हमें बड़ी चीज़ें भी हमें बांध नहीं सकती, हमारी साइकी पे कोई इम्प्रेशन नहीं डाल सकती, और हम आज़ाद होना शुरू हो जाते हैं। अगर वो कहते हैं कि आप में फीलिंग ऑफ रिजेक्शन है, तो आप उसको भी कई बार आप अपने आप को ऐसे कि मुझे अपने वेट को मेंटेन करके रखना है, ऐसे कपड़े पहनने हैं, फ्रेंड्स बनाने हैं, अपनी बिज़ी सोशल लाइफ में आप उस पेन को छुपा के रखते हो, उसे आप हील नहीं करते। लेकिन उसे हील करने के लिए अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आना पड़ेगा। एक अपने आप से एक कमिटमेंट करनी पड़ेगी, एक बहुत ही कंसिस्टेंट अवेयरनेस के साथ हमें अपने आप से ही कमिटमेंट करनी पड़ेगी। वो कहते हैं कि कोई भी इनसिक्योरिटी की फीलिंग है, एम्बैरेसमेंट की फीलिंग है, जेलसी की फीलिंग है, ये सब ऑब्जेक्ट्स है यूनिवर्स के। इसे ऐसे ही समझना है कि जैसे हमें बाहर कुछ हमारे स्किन पे जल जाता है तो हम उसे देखते हैं, ऐसे ही अगर हमारे अंदर जलन हो रही है तो उसे भी ऐसे ही देखिए, वो अपने आप हील हो जाएगी। अगर हमें कोई कुछ कह देता है, हमें इन सिचुएशंस को देखना है, एक चाहे हम उसे एक फ़न की तरह लें, उसे देखें, लेकिन उससे डरे नहीं, हम उसे अपने से पास होने दें। अगर हमें किसी की कोई बात हर्ट कर जाती है, हम सोचते हैं अब हम ऐसे मिलूँगा नहीं, बात नहीं करूँगा, क्योंकि उस वक़्त वो जो पेन होती है हम उससे बचना चाहते हैं, क्योंकि हार्ट उस पेन को हैंडल नहीं कर पाता, तो हम उस सिचुएशन से बचना चाहते हैं, जबकि हम ये नहीं समझते कि ये मौका है यूनिवर्स ने मुझे दिया है अपने उस पेन को रिलीज़ करने का और ग्रो करने का। तो अगर हम उस पेन से नहीं गुज़रते, तो वो जो पेन है एक बिल्डिंग ब्लॉक बन जाती है हमारे फ्यूचर के थॉट्स एंड प्रेफरेंसेस की। जब आप उस पेन से गुज़रते हो, तो सिंपली उसे व्यू करो कि एज़ एक एनर्जी है जो आपके सिस्टम के थ्रू पास हो रही है, और आप उसे वॉच कर रहे हो। क्योंकि एनर्जी का पुल इतना ज़्यादा होता है
कि हम बार बार उसकी तरफ खींचे जाते हैं, तो हमें बार बार अपने आप को एक कमांड देनी है कि जस्ट रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। जैसे जैसे हम रिलैक्स करते जाते हैं, उस पार्ट को लेट गो करते जाते हैं, लेट गो मीन्स वॉच करते जाते हैं उसे अपनी सीट ऑफ कॉन्शियसनेस में आके, तो धीरे धीरे वो पेन का एक हिस्सा हमसे हमेशा के लिए हमें आज़ाद कर जाता है, हमसे चला जाता है, और धीरे धीरे हम अपनी हर पेन से ऐसे छुटकारा पा सकते हैं। तो जब हम इस पेन से गुज़रते हैं तो हमारे अंदर एक हमें कई बार एक अपने हार्ट के अंदर जलन महसूस होती है, एक गर्मी महसूस होती है। माइकल कहते हैं कि ये एनर्जी की प्यूरिफिकेशन आपके अंदर हो रही है, जिसे फायर ऑफ योगा कहते हैं। ये एनर्जी, ये गर्मी का, ये जलन को महसूस करना कंफर्टेबल नहीं है, बट हमें इससे गुज़रना ही पड़ेगा। ये पेन ही हमें ये कीमत है हमारे आज़ाद होने की, जो हमें देनी ही पड़ेगी। फिर वो पाथ ऑफ अनकंडीशनल हैप्पीनेस, कि लाइफ अपने आप में एक ऐसा हाईएस्ट स्पिरिचुअल पाथ है कि जब हम इस रास्ते पे चलते हैं कि हमें अपने आप से एक कमिटमेंट करनी पड़ेगी कि कुछ भी हो जाए मुझे हमेशा खुश रहना है, एक अनकंडीशनल हैप्पीनेस मुझे अपने लिए चाहिए। ये इसी तरह जैसे आप अगर किसी जंगल में गुम हो जाते हो, बहुत दिन आप भटकते रहते हो, भूखे हो आप, बिल्कुल आपको खाना नहीं मिलता, एक दिन अचानक आपको एक घर दिखता है जंगल में, और आप उसके दरवाजे तक किसी तरह पहुंचते हो और दरवाज़ा नॉक करके कहते हो खाना, मुझे खाना चाहिए। तब आपकी ये प्रेफरेंस नहीं होती कि मुझे पिज़्ज़ा चाहिए, पास्ता चाहिए, ये वाला चाहिए, आपको सिर्फ खाना चाहिए। वो कहते हैं इसी तरह लाइफ में होना चाहिए खुशी को लेके, कि कुछ भी हो, हर हाल में मुझे सिर्फ खुशी चाहिए, अनकंडीशनल हैप्पीनेस चाहिए। जब आप ऐसा करते हो तो ना केवल आप खुश रहते हो, बल्कि आप इनलाइटेंड भी हो जाते हो। माइकल कहते हैं कि ये एक श्योर, सहज, सरल पाथ है अवेकनिंग की तरफ। हमें बस अपने उस पार्ट को लेट गो करना है जो हमारे अंदर मेलोड्रामा क्रिएट कर रहा है, उसे वॉच करना है और उसे अपने से जाने देना है। जब हम ये कमिटमेंट कर लेते हैं कि हमें हर हाल में खुश रहना है, तो हम खुद को जान पाते हैं, दूसरों को जान पाते हैं, और नेचर ऑफ लाइफ क्या है इसे जान पाते हैं। जब हम खुश होते हैं जीवन में, तब खुश रहना बहुत आसान है, लेकिन जब कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आती है, हमारा टेस्ट उसी सिचुएशन में होता है। बहुत से मास्टर्स ने, ग्रेट सेंट्स ने कहा है कि जो परमात्मा खुशी है, गॉड इज़ लव, गॉड इज़ जॉय। तो जब हम अपनी चेतना में स्थित होते हैं, अपने अंदर की एनर्जी को फ्लो होने देते हैं, तो हम परमात्मा को जान पाते हैं। योगिक ट्रेडिशंस में परमात्मा को सत्य चित आनंद कहा है, जो हमेशा से है, इटर्नल कॉन्शियस ब्लिस। तो जब हमारे अंदर एनर्जी का प्रवाह होता है, हम एक कांस्टेंट ब्लिस में रहते हैं, एंथुसिज्म से भरे रहते हैं, शांति से रहते हैं, तो ही हम परमात्मा को जान पाते हैं। और मेडिटेशन, वो कहते हैं कि एक ऐसा साधन है जिससे हमारा सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस स्ट्रॉन्ग होता है, हमारी अवेयरनेस बढ़ती है, ताकि हम एनर्जी के फ़्लो को कभी भी रोके ना। तो हमें इसमें से हेल्प मिलती है। हमें अपने उस पार्ट को रिलीज़ करना है, हम कैसे भी उसे करें, कोई भी टेक्निक अपनाएं, चाहे हम अफर्मेशंस करें, कोई और ध्यान साधना अपनाएं, ध्यान करें, कुछ भी करें, हमें अपने उस पार्ट को हील करके उससे आज़ाद होना है। उसके बाद माइकल कहते हैं डेथ को वो एक फ्रेंड बोलते हैं, एक लिबरेटर बोलते हैं, कि वो हमें जीवन को जीना सिखाती है, हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहना सिखाती है। हम डेथ से डरते हैं क्योंकि अभी हमने लाइफ को पूरी तरह जिया नहीं। हमें लगता है हमें ये एक्सपीरियंस करना है, अभी हमें ये करना है जीवन में। हम हमेशा हमारे माइंड में जीते हैं, हमारा माइंड आगे आगे चलता है, अभी ये करना है, ये करना है। उस प्रेजेंट मोमेंट में हम लाइफ को जीते ही नहीं हैं। जो डेथ है वो लाइफ को एक मीनिंग देती है। हमें उस प्रेजेंट मोमेंट में जो हमारे पास है, हमें वो उस मोमेंट में जीना सिखाती है।
माइकल कहते हैं कि अगर आप इमेजिन करो, आपको पता चले कि आप 1 हफ्ता या 1 महीना में मरने वाले हो, उस वक़्त अगर आपकी आपके किसी लव्ड वन से कोई ग्रजेस हैं, कोई कंप्लेंट है, कोई अनबन है, लेकिन तो फिर भी आप उससे कैसे मिलोगे कि आप सोच रहे हो अब मैं आखिरी बार उससे मिल रहा हूँ। आप उससे बहुत प्यार से मिलोगे, अपनत्व से मिलोगे। इसी तरह आपकी लाइफ़ की प्रायोरिटीज़ भी चेंज हो जाएगी जब आपको पता चलेगा आप मरने वाले हो। आप वो काम करोगे जो आपकी लाइफ़ में जिसके लिए प्रेफ़रेंसेस है। तो जब हम हमेशा मौत को याद रखते हैं, उस हिसाब से अपने काम करते हैं, ज़िंदगी को हर पल जीते हैं, तो हमें मौत से फिर डर नहीं लगता, क्योंकि हमें ज़िंदगी को पूरी तरह जिया होता है। हमारी लाइफ़ में कोई आखिरी ख्वाहिश नहीं होती। तो दोस्तों, कितना ही वंडरफुल थॉट है ये चिंतन के लिए। जब हमारी आइडेंटिटी हम अपनी बॉडी के साथ या हमारे माइंड के साथ ना महसूस करके अपनी चेतना के साथ महसूस करते हैं, फिर लाइफ हमें कोई भी ऐसी सिचुएशन दे जो हमें पसंद ना भी हो, हमें छू नहीं पाती और हमारी वाइब्रेशंस हायर एंड हायर होती जाती है। और एक स्थिति ऐसी आती है कि जब हम असीम प्यार का अनुभव करते हैं हर एक प्राणी के लिए, चाहे वो एनिमल किंगडम है, चाहे प्लांट किंगडम है, चाहे नेचर की सुंदरता है, हर एक के लिए असीम प्यार का हमें अनुभव होता है। जब हम चेतना की उस उच्चतम स्थिति में आरूढ़ हो जाते हैं, तो हम यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ एकाकार हो जाते हैं। यानी कि जो बूंद है वो सागर में मिलके सागर ही हो जाती है। यही तो जीवन का परम लक्ष्य है। जैसे पत्री सर कहते हैं कि उड़ान भरने के लिए 2 पंख होने चाहिए, एक मेडिटेशन, एक माइंडफुलनेस। तो इस माइंडफुलनेस में कैसे रहना है, इससे बहुत ही सहज और सरल तरीके से लाइफ में से एग्जाम्पल्स लेते हुए माइकल सिंगर ने बहुत ही सहज ढंग से समझाया है। तो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।